स्टैंडर्ड टॉपिक बाय रबीस। हाँ, तो आज हम सत्ता की साझेदारी, ये 10th का पॉलिटिकल का फर्स्ट बुक है, सॉरी पॉलिटिकल का है 10th क्लास का राजनीति। इसमें सत्ता की साझेदारी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आज हम इसको करेंगे। पूरा पूरा एनसीईआरटी बेस पे ही पढ़ेंगे। आप लोग चाहे तो अब खुद अपना भी किताब निकाल सकते हैं। एक क्लास में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पर भी कोई भी शॉर्ट में नहीं कराऊँगा मैं कोई भी चीज़। इंट्रोडक्शन में दिया गया, परिचय में दिया गया कि इस अध्याय में के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा की ओर बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। देखिए, जहाँ पे लोकतंत्र होता है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो किसी एक के पास सीमित नहीं होती है, उसको बांटा गया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका के बीच में पूरी की न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बहुत ही छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं एग्जाम्पल के लिए। तो पहला है आपका बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के बारे में। इसमें क्या बताया गया कि दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। देखिए, दोनों ही जगह पे सत्ता है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के बंटवारे जो सत्ता है, सत्ता के बंटवारे की मांग होती है, तो उन दोनों से कैसे निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में हमें कुछ मदद मिलेगी आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इसे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। ठीक है, नीचे आते हैं। इसी में पहला हमारा जो एग्जाम्पल है बेल्जियम और श्रीलंका को लेकर है। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए, जैसे ये जर्मनी आपको दिख रहा है, यूरोप है ये पूरा का पूरा। इसी में आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये यूरोप में आप आगे बढ़ेंगे, फ्रांस के बगल में दिख रहे हैं, ये आपका बेल्जियम है, यहाँ पर है। तो यूरोप का एक क्षेत्र है बेल्जियम। ये यहाँ से लेकर ये रेड कलर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये बाउंड्रीज है इसका। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैप में। तो मैंने आपको बताया कि जैसे बेल्जियम क्या है, एक यूरोप का एक छोटा सा देश है ना। ये रहा। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। आप देख सकते हो वहाँ पे जाके मैप में दोबारा। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से मिलती है, हमारे हरियाणा राज्य से एक तो छोटा है ना, जो हमारे भारत का एक हरियाणा राज्य है उससे भी ये छोटा है। और इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से मिलती है, फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से, लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से भी थोड़ी अधिक है, और यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। हरियाणा की आबादी जो है वो लगभग 2 करोड़ या 2.5 करोड़ के आसपास है। ये उसकी आबादी इससे भी कम है, 50% के आसपास है। इस छोटे से देश को समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। 59% कहाँ पे रहता है, फ्लेमिश हिस्से के इलाके में रहता है और डच बोलता है। और ये जो लोग बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। और शेष जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, और इनकी ये कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, और जो इसके अलावा जो लोग बचे वो क्या बोलते हैं, शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं, डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले और जर्मन भाषा बोलने वाले। राजधानी, जर्मनी की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग क्या भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। यानी कि जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें लगभग 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और जो 20% लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। अगर हम बात करें जो अल्पसंख्यक, यहाँ पे संख्या जो कम थी वो किसकी कम थी, फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं, अमीर है और ताकतवर हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और
डच बोलने वाले, फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के तनाव बढ़ने लगा। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप जो है ब्रुसेल्स में दिखा। यानी ब्रुसेल्स में एक ऐसा समय है जहाँ पे लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक विशेष तरह की समस्या थी, डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। वहाँ पे डच बोलने वालों की संख्या कितनी थी? बहुत ज़्यादा थी। 59% बताया था ना, 59%। तो डच बोलने वालों की भाषा ज़्यादा थी, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। लेकिन अगर हम बात करते धन में या अमीरों की कैटेगरी देखें तो अमीर थे फ्रेंच भाषी बोलने वाले, लेकिन संख्या में ज़्यादा थे डच भाषी बोलने वाले। ठीक है। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है, और जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तो एक हमने पढ़ा। फिर एक और हमें मिलता है यहाँ पे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है, जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी लगभग कितनी है? 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के कुछ अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं, है ना। और सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिन्हलियों का है। वहाँ पे सबसे प्रमुख सामाजिक समूह किसका है? सिन्हली जाति का। सिन्हली को जानते हो ना? सिन्हली वो है जो श्रीलंका में रहने वाले लोग हैं, और श्रीलंका में जो लोग रहते हैं उनकी जो जाति वो सिन्हली है। कुछ लोग यहाँ से गए थे, इंडिया से गए थे तमिलनाडु क्षेत्र से, तो वो तमिल भाषा बोलते थे, वहीं पे वो तमिल भाषा बोलते थे। और श्रीलंका के जो रहने वाले लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? सिन्हली भाषा बोलते थे। तो श्रीलंका में सबसे जो प्रमुख सामाजिक समूह था, जो श्रीलंका में जो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह था उसका नाम था सिन्हली। आबादी की कुल जनसंख्या 74% थी, यानी कि श्रीलंका में सिन्हलियों की संख्या जो थी 74% के आसपास थी। तमिलों का नंबर, फिर तमिलों का नंबर आता है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे तमिल है, जिनकी आबादी कुल 18% के आसपास है। और तमिलों में भी 2 समूह, एक श्रीलंकाई मूल है जो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं, लेकिन वो भाषा कौन सी बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बेल्जियम के समुदाय क्षेत्र के जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसके बारे में हम ये भाषा के आधार पे दिखाया गया। आप यहाँ से देख सकते हो जो भाषा के आधार पे दिखाया गया है कि कौन से लोग क्या भाषा बोलते हैं, है ना। कि ब्रुसेल्स, यहाँ पे कलर भी कलरफुल करके दिखाया गया है। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज क्या है? ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र है। ब्रुसेल्स की राजधानी क्षेत्र ऑरेंज ही है ना। देखो कितना छोटा है। फिर आता है वेलोन। वेलोन पूरा का पूरा रेड वाला है हिस्सा, जिसमें कि फ्रेंच भाषा बोला जाता है। फिर आता है आपका फ्लैमिश, जो कि डच भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे ये है, ये लोग ये वाला, बस इतना जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लाइनिंग के साथ। फिर आता है, सॉरी डच भाषा नहीं, ये जर्मन भाषी लोग हैं। ये जो है ये पूरा का पूरा आपका जर्मन भाषी बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद आता है आपका येलो वाला जो था वो था फ्लैमिश। डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ये है, ये वाला जो है वो डच भाषी बोलने वाले लोग हैं। ठीक है। अब इसी में एक ये भी चीज़ है, हमें ये भी पढ़ना, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे कि एथनिक या जातीय, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति अलग मानता है। यानी एक ऐसा सामाजिक विभाजन की बात होती है जिसमें कि हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। संस्कृति के आधार पर विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक जैसी हो। ठीक है। वेट, अब देखिए इसी में हम नीचे आते हैं। तो हमारा जो लास्ट हुआ था वो कंप्लीट यहाँ पे होता। तो दो श्रीलंकाई मूल थे, जिसमें कि पहला आता उसमें तमिल थे और हिंदुस्तानी तमिल। ठीक है। एक तो हिंदुस्तान से जो तमिल गए थे, एक तो वो लोग तमिल रहते थे, और एक ऐसे तमिल थे जो कि वहीं के रहने वाले तमिल थे। जो औपनिवेशिक शासनकाल में, औपनिवेशिक शासनकाल मतलब जब गुलाम थे हम लोग, तब के समय में बगानों में काम करने के लिए, किस काम के लिए? बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। यानी अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, यहाँ से ले गए थे वहाँ पे श्रीलंका में भारतीय तमिलों से काम करवाने के लिए। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो आप पाएंगे कि तमिल
मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में आबाद है। यानी कि आप देखो कि कहाँ पर है ये श्रीलंका, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। अब देखो श्रीलंका पे कहाँ है। श्रीलंका भारत के पूरब में है ना। और ये है आपका तमिलनाडु क्षेत्र, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। ये तमिलनाडु क्षेत्र, तमिलनाडु क्षेत्र के बिल्कुल जस्ट पूरब में है श्रीलंका। तो इन सब एरिया से, ये मैं टच कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इन सब एरिया से क्या हुआ था, यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा लेकर गए थे लोगों को, ताकि यहाँ पे वो लोग काम करवा सके। हाँ, तो हम पढ़ते मौजूदा जो नक्शा है उस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्व प्रांतों में आबाद है। उत्तर पूर्व प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिन्हली भाषी लोग बौद्ध, अच्छा, जो सिन्हली भाषी के लोग हैं वो कौन से धर्म के हैं, तो उनकी जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। जबकि तमिल भाषी के कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान भी हैं। जो तमिल में रहने वाले लोग थे, जिनको यहाँ से ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया था अंग्रेजों द्वारा वहाँ पे काम करवाने के लिए, तो जो तमिल है उनका भाषा तो तमिल है, लेकिन जो उसमें धर्म की अगर बात करें तो उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का 7% है। और हम ईसाइयों की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है यहाँ पे, लगभग 7%। और वे सिन्हली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। और उनकी भाषा क्या है, सिन्हली भी भाषा बोलते हैं और तमिल भी भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसी में हम ऊपर फिर से आते हैं थोड़ा सा। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मनी भाषा के लोग अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम बात करते हैं जर्मन की, सॉरी बेल्जियम की, तो बेल्जियम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी, डच वालों की, और जो कि अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मनी भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। यानी कि ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग थे डच, है ना, बेल्जियम में। तो क्या कर सकते थे वो, या तो ये कर सकते थे कि फ्रेंच भाषी लोगों को बोल देते, मना कर देते कि आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ी जाएगी, यहाँ पे डच भाषा ही बोला जाएगा, या जर्मन वालों को भी मना कर देते। समझ रहे हो ना। उसी तरीके से इसे आप देखिए, इसे अनेक बीच की इच्छाएं थोप सकते थे। इससे अनेक उनके बीच लड़ाइयाँ और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिन्हली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था। देखिए श्रीलंका में क्या था, जो सिन्हली आबादी थी उसका जो बहुमत था और ज़्यादा था। यानी कि श्रीलंका में 2 तरह के धर्म थे मुख्य रूप से, एक सिन्हली और एक तमिल। तो सिन्हलियों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की। श्रीलंका में क्या था, बहुसंख्यकवाद था। कौन से धर्म का, सिन्हली भाषा बोलने वाले लोगों का, है ना, सिन्हली लोगों का, जो कि बौद्ध धर्म के लोग थे। अब इनकी संख्या ज़्यादा थी तो हुआ क्या कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। आखिर ये आज़ाद हुआ 1948 में, हम 47 में ही हो गए थे, ये 48 में आज़ाद हुआ था। सिन्हली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा कि हमारा जो ये है, इनकी जो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इन लोग कह रहे थे कि जो भी नेता होता बनेंगे वो सारा का सारा सिन्हली भाषा के लोग बनेंगे। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिन्हली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। तो ये जो सरकार बनी या चाहे जो कुछ भी ये लोग काम भी करते थे ना, तो सारा का सारा मैक्सिमम क्या करते थे, अपने बहुसंख्यकों के हित में काम करते थे। यानी सिन्हलियों के लिए ही ज़्यादा फायदेमंद वाले जितने भी काम थे उन्हीं के हिसाब से करते थे। 1956 में एक कानून बनाया गया। वहाँ पे श्रीलंका में क्या हुआ, 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिन्हली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी 1956 में जो कानून बनाया गया उसमें सिन्हली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया कि ये श्रीलंका की जो भाषा है वो राजभाषा होगी सिन्हली। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिन्हलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। उन्होंने एक ऐसी नीति बनाई जिसमें कि सबसे पहले नौकरी उन्हीं को दी जाएगी जो सिन्हली के लोग हैं, जो सिन्हली भाषा बोलते हैं। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। और उन्होंने ये देखा कि जितने भी बौद्ध धर्म के लोग होंगे, जो सिन्हली भाषा के लोग होंगे, उनका संरक्षण किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आता है, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। अब तमिल भी सोचने लगे कि ये तो हमारे हैं नहीं, ये हमेशा सिन्हलियों के लिए ही काम करते हैं और किसी के लिए तो काम करते नहीं हैं, हम लोगों का तो कुछ ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो क्या हुआ कि शासन ऐसे किया इन्होंने कि बेगानापन लगने लगा उन लोगों को, तमिल लोगों को,
उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिन्हलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनका भाषा और उनकी संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उनकी ना तो भाषा का ध्यान रखते हैं, ना ही उनकी संस्कृति का भाषा ध्यान रखते हैं। कौन? सिन्हली लोग ना तो तमिलों की भाषा का ध्यान रखते हैं, ना ही उनकी संस्कृति का। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। बिल्कुल बात सही था कि देखिए सब कुछ तो उनके ही हाथों में था, इन लोगों को क्या कर रहे थे? राजनीतिक अधिकारों से वंचित ही तो कर रहे थे। नौकरियां और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिन्हली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए, और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे और जो सिन्हली भाषा बोलने वाले लोग थे, उनके बीच में जो संबंध बने हुए थे वो बिगड़ते चले गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैप बना हुआ है, एक पूरा का पूरा चित्र दिया गया श्रीलंका के जातीय समुदाय के रूप में। अब देखिए यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का है ना, ऑरेंज कलर का है वो, ये जो आप देख रहे हो ये सारे क्या है? ऑरेंज कलर वाले हैं ये आपके श्रीलंकाई तमिल, जो श्रीलंका के रहने वाले तमिल लोग हैं। ठीक है ना, सॉरी सिन्हली हैं। ये जो ऑरेंज कलर है ये सिन्हली है। ठीक है, अब देख लीजिए सिन्हलियों की संख्या कितनी ज़्यादा है येलो कलर के, है ना। और इसी में आप देखेंगे, इसी में आप देखेंगे दूसरे नंबर पे श्रीलंकाई तमिल, जो कि ऑरेंज कलर का है। तो श्रीलंका के जो तमिल भाषी लोग हैं उनकी संख्या देखिए, भारतवंशी तमिल हैं उनकी संख्या देखिए, और मुसलमान हैं उनकी संख्या देखिए। ठीक है ना, तो मुसलमानों की संख्या तो जहाँ तहाँ थी, जो भारतवंशी तमिल थे वो भी बिल्कुल बीचों बीच में आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी सबसे ज़्यादा यहाँ की जो जनसंख्या थी वो किसकी थी? सिन्हलियों की। अब आइए नीचे, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। जो श्रीलंका के तमिल लोग थे वो उन्होंने क्या बनाया? अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी राजनीति में उतरने के लिए क्या करने लगे? इन्होंने भी राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दिया और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया कि हमें भी रोजगार मिलना चाहिए और हमें भी स्वायत्तता मिलनी चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। यहाँ पे देखिए स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। जब भी ये लोग कह रहे थे कि हमें स्वायत्तता चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो ये लोग क्या करते थे कि नकार देते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं होने देंगे। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्लम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। बहुत सारे ग्रुप बनाए जाने लगे, पॉलिटिकली ग्रुप बनाए जाने लगे। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने टकराव का रूप ले लिया। वो कौन कौन सी थी आगे हम पढ़ेंगे। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। गृह युद्ध आपको पता है क्या होता है? जब किसी देश के अंदर ही युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दो समुदाय के बीच में, दो कौमों के बीच में, दो धर्म के बीच में, दो जाति के रूप में, वो बड़े स्तर पर होने लगता है, तो उसी को हम गृह युद्ध बोलते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे, यानी सिन्हली लोगों के भी लोग मारे गए थे और तमिल भाषी लोगों के भी। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, यानी बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि वो लोग नहीं चाहते थे कि इस देश में रहें, तो वो उस देश को ही छोड़कर वहाँ से निकल गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हुई। आपने पढ़ा भी हो 10th क्लास में, अभी पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, लेकिन आपने ज़रूर पढ़ा होगा 10th क्लास में। अर्थशास्त्र के पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय में था कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई थी। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की साझेदारी। देखिए वहाँ पे हमने क्या देखा, श्रीलंका में दो तरह के धर्म है। एक कौन सा है? सिन्हली, और दूसरा बताइए? तमिल। ठीक है, सिन्हली और तमिल। सिन्हली की जो संख्या वो ज़्यादा है और तमिलों की संख्या कम है। हमारे भारतीय तमिल वहाँ पे कैसे पहुँचे थे? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज क्यों ले गए थे वहाँ पे? उनको काम कराने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेल्जियम की समझदारी के बारे में। बेल्जियम ने देखिए क्या उपाय अपनाता है। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। ठीक है, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया, श्रीलंका की तरह काम नहीं किया इन्होंने।
ठीक है, इन्होंने क्या तरीका अपनाया, यहाँ पे भी भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा था, डच भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, तो यहाँ पे भी भाषा को लेकर विविधताएं तो थी, तो इन्होंने एक अलग ही रास्ता अपनाया। और इन्होंने क्या रास्ता अपनाया हम वही पढ़ेंगे इसमें। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सामाजिक विविधता को स्वीकार किया और 1970 और 1993 यानी 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो। ठीक है, उनको ये ना लगे किसी भी व्यक्ति को कि हम उस देश के निवासी नहीं हैं, सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया आज तक। बेल्जियम के मॉडल जो था, बेल्जियम का मॉडल जो था वो कुछ विशेष मुख्य निम्नलिखित थे। अब देखिए बेल्जियम का जो मॉडल था उस मॉडल में क्या क्या चीज़ें सामने लाई गई थी, क्या किन चीज़ों पे बातें की गई थी, है ना। एक तो ये पढ़ लेना गृह युद्ध किसे कहते हैं, गृह युद्ध क्या कहते हैं, कई लोगों को याद नहीं होगा। देखिए अब बेल्जियम की जो मॉडल थी वो क्या थी, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों ही भाषाई समुदाय के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, और इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। अब देखिए इन्हें देखिए बहुत ही अच्छा रुख अपनाया है, बहुत ही अच्छा रास्ता अपनाया। इन्होंने क्या अपनाया कि वो बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग हो या डच भाषी लोग, दोनों की संख्या जो मंत्रिमंडल में रखा गया है ना, इक्वल है। वो अब फ्रेंच भाषी के लोग तो कम थे, डच भाषी के लोग ज़्यादा थे, तो कोई कितना भी क्यों ना हो, संख्या ज़्यादा बोलने वाले क्यों ना हो, लेकिन जो मंत्रिमंडल में संख्या दोनों की बराबर रखा गया ताकि कोई अपनी मनमानी नहीं कर सके। अगर मान लीजिए बेल्जियम का हम रख दें तो बेल्जियम वाले मान लीजिए कोई, सॉरी बेल्जियम कह रहा हूँ, अगर डच भाषा को अगर हम रख लेते हैं तो डच भाषी को अगर बहुमत पारित करना है किसी भी चीज़ के लिए तो वो तो अपनी ही जनसंख्या से कर लेंगे, क्योंकि उनकी भी जनसंख्या ज़्यादा है ना। तो क्योंकि बहुमत के लिए क्या चाहिए, 50+1%, तो वो आराम से कर लेंगे। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, बिल्कुल ही इक्वल रखा, और दोनों की जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक कोई पारित हो ही नहीं सकता नियम कानून। इसी में है अगला, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, दोनों को ही बिल्कुल अलग कर दिया गया। केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, ये भी हो गया। फिर हमारा आता है ये ब्रुसेल्स से अलग सरकार है, इसमें 2 समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। अब इसमें जो फ्रेंच भाषी लोग हों या डच भाषी, दोनों का ही बराबरी प्रतिनिधित्व था। फिर हम अब थर्ड पढ़ेंगे आपका, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा ये वाला, थर्ड हमारा पॉइंट है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। एक तो सरकार केंद्रीय सरकार है, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा एक और सरकार है वो भी काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार। उस सरकार का नाम क्या रखा गया यहाँ पे, सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। अब देखिए या तो डच वालों के एरिया है तो वहाँ पर डच भाषा के लोग ही उसको चुनेंगे, तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। देखिए सामुदायिक जो सरकार है, सामुदायिक सरकार कहाँ पे चुनी जाती है, जहाँ पर जैसे हमारे देश की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत, मान लीजिए कि बिहार है फॉर एग्जांपल बिहार, तो बिहार में क्या भाषा बोली जाती है, भोजपुरी, तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है, तो वहीं के लोगों को ही तो ग्राम पंचायत बनाया जाता है। ये तो है नहीं कि और कहीं से मुखिया बनाया जाता है और किसी को उठा के लाया जाता है, नहीं, वहीं के लोग बनते हैं। तो उसी के सामुदायिक सरकार एक तरह की हमारे देश में ग्राम पंचायत को बोला जाता है। अब देखिए इसी में इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। ठीक है, इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने सोच विचार करके ये फैसला लिया है। निश्चित रूप से ये जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी यह एक व्यवस्था बेहद सफल रही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल सिस्टम रहा है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। जो गृह युद्ध होने का एक डर था
वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो सारे गृह युद्ध की आशंकाएं जो थी उस पर क्या लग गया, विराम लग गया, रुक गया। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़े में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बनाया गया। अच्छा, यूरोप का एक देश था, ठीक है, आपको पता है ना, बेल्जियम कहाँ का देश था, यूरोप का एक राजधानी वो था, और उसकी राजधानी ब्रुसेल्स थी। तो जब बात हुआ यूरोपीय संघ बनाने का, यूरोपीय संघ कई देशों को, यूरोप के कई देशों को मिलाकर एक यूरोपीय संघ बनाया गया था। तो जब बात हुआ तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बनाया गया, यूरोपीय संघ बनाने का चुना गया था। अब देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका, इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमने जो पढ़ा बेल्जियम के बारे में या श्रीलंका के बारे में, तो इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो दोनों ही देश लोकतांत्रिक है। पहली बात, दोनों ही देश क्या है, लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम में क्या किया उन्होंने कि दोनों को ही बराबर रखा, जबकि श्रीलंका में उन्होंने क्या किया कि सिंहलियों को ज़्यादा महत्व दिया और तमिल भाषा के लोगों को कम महत्व दिया। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि मगर अगर अब बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकता है। ठीक है, अब ये जो है सत्ता की साझेदारी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इस चीज़ को, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कि पॉलिटिक्स जो होता है, जो राजनीति होती है, उसमें अनेक पार्टियों का पार्टिसिपेट करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, स्टैंडर्ड टॉपिक बाय रविश। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हो कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया, या जो भी आपको नहीं आता है, या इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एसएसटी का है, तो आप लोग मुझे अलग से मैसेज कर सकते हो उसी में कि आप इस विषय पे या इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मैं उस पर बना दूंगा। ओके, थैंक यू।